8 अगस्त 2024 को हर रोज़ की तरह वह अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पेशेंट उसके अंडर में थे, उसने उन मरीजों को देखा, यानी उसने उन्हें अटेंड किया और इस काम में उसे रात के करीब 2 बज गए थे। हॉस्पिटल में मरीजों और उसके साथ आने वाले लोगों की भीड़ थोड़ी कम होने लगी थी। हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा था क्योंकि समय मरीज भी कम होने लगी थी, इसलिए डॉक्टर मौमिता को भी थोड़ी फुर्सत का समय मिला। तो उसने जूनियर डॉक्टर ने अपने जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया। उस समय रात के 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद अक्सर इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी जब डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ थक जाते हैं तो वह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते थे। हालांकि उस सेमिनार हॉल में करीब 20-30 लोग के बैठने के लिए व्यवस्था और कुर्सियां लगी हुई थी। हॉस्पिटल में कोई फंक्शन होता था तो भी इसी सेमिनार हॉल में होता था। यह सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर बनाया गया है, लेकिन अजीब बात यह है कि इतने बड़े और प्रसिद्ध RJK मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के लिए कोई अलग रूम नहीं था। स्टाफ के लिए आराम करने के लिए कोई अलग रूम नहीं था। नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर होते हैं, जब भी सभी डॉक्टर थक जाते हैं, ये जूनियर डॉक्टर होते हैं, तो उसी सेमिनार हॉल में जाकर आराम करते हैं और वहाँ पर बैठकर मेडिकल स्टाफ के लोग थोड़ी देर आराम कर लेते थे और फिर थोड़ी देर के बाद वह अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इसी तरह यह जूनियर डॉक्टर यानी मौमिता देवनाथ भी रात के खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर साथियों को गुड नाइट कहकर करीब 2 बजे के दरमियान यानी 2:30 बजे 2:30 बजे के आसपास 4th फ्लोर पर बने उस सेमिनार हॉल में गई थी और वहां जाकर मौमिता सोचती है कि वह थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद वह अपने आगे की ड्यूटी कंटिन्यू करेगी। सुबह तक उसके बाद किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। उधर उसके साथ नाइट शिफ्ट में काम करने वाले दोस्तों को भी लगा कि शायद मौमिता अपने घर चली गई है, इसीलिए वह भी अपनी ड्यूटी पे बिजी हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रात गुजर गई और फिर अगली सुबह हो गई, यानी रात 3 बजे से लेकर सुबह के करीब 8:30 बजे तक हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत और नॉर्मल था। लेकिन 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसने देखा कि सामने फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस गद्दे पर एक लड़की पड़ी हुई है। इसके बाद वह लड़की के थोड़ा और करीब जाता है, उसे देखा कि उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उसके बाद वह व्यक्ति बदहवास हालत में चीखता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर की ओर भागता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर देखते कुछ देर में हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर तथा सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उनकी भी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर लेडी जूनियर डॉक्टर मौमिता देवनाथ लहूलुहान पड़ी थी। उसके जिस्म पर ऊपर के कुछ कपड़े तो थे, लेकिन नीचे के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, यानी वह अर्धनंगन अवस्था में थी। उसके पूरे शरीर पर यानी चेहरे से लेकर पैरों तक शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर जख्म का कोई निशान ना हो। उसकी दोनों आँखों से, चेहरे से खून रिस रहा था, पूरी बॉडी से खून रिस रहा था। इसके बाद आन फान में उस जूनियर डॉक्टर की लाश को कपड़े से ढक दिया गया। हालांकि आमतौर पर ऐसे जख्म हो तो फिर ऐसी लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मौमिता देवनाथ को हॉस्पिटल में ही पड़ी थी और वहाँ पर मौजूद डॉक्टरों को उसी समय यह पता चल गया था कि अब उसकी सांसें थम चुकी है और वह मर चुकी है। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर मौमिता की लाश को मुर्दा कर ले जाया गया, क्योंकि उस लाश की शिनाख्त PG सेकेंड ईयर की स्टूडेंट के रूप में हो चुकी थी। इसलिए जूनियर डॉक्टर मौमिता देवनाथ के घर वालों को भी इस घटना की सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही ट्रेनी डॉक्टर के घर कोहराम मच गया और फिर कुछ देर बाद ही उसके घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए। घर वालों के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में मौजूद चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक उनसे कहा कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने बताया कि इससे पूरे मामले में कहीं ना कहीं साजिश की बू आने लगी। ट्रेनी डॉक्टर के पिता के माने तो सुबह के समय जब वह अपनी बेटी को देखने गए थे तो उन्होंने देखा था कि उनकी बेटी के चेहरे से खून टपक रहा था, उसका चश्मा भी बुरी तरह से
टूटा हुआ था। और जब उन्होंने बेटी की लाश को ऊपर के कपड़े को थोड़ा सा हटाया तो उन्हें उसकी कमर के नीचे के कपड़े नहीं दिखे थे। लेकिन उस बेटी के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी उस हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट के जूनियर डॉक्टर मौमिता के साथ खुदकुशी की है। यानी एक लड़की जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, उसका शरीर से लेकर पैर तक जख्म भरा है, कोई ऐसे भी अपनी जान देता है क्या? यह तमाम बातें इस और इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश है। घटना की खबर पूरे हॉस्पिटल में तमाम जूनियर डॉक्टर तक पहुंच गई और जिन लोगों ने भी उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी उन्होंने पहले ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया था कि यह सिर्फ कत्ल नहीं है बल्कि उसके साथ ज़बरदस्ती हैवानियत की गई है। सभी जूनियर डॉक्टर में गम और गुस्से का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि दरिंदगी एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ की गई थी। लेकिन स्टूडेंट का गुस्सा अभी भी काबू में नहीं था। इसी बीच शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। वह सभी लोग डॉक्टर थे और लड़की भी उन्हीं में से एक थी, जूनियर डॉक्टर थी। इसके साथ ही यह सब कुछ हुआ था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन सभी बातों का पता चल गया था कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरह से दरिंदगी की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके दोनों आंखों से खून रिस रहा था, उसके मुंह से भी खून बह रहा था, ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, उसके पेट पूरी तरह से जख्मी था, उसका बायां पैर टूटा हुआ था, उसकी गर्दन की भी हड्डी भी टूटी हुई थी, दाहिना हाथ भी टूटा हुआ था, उसकी रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी, जख्मी थी और होठ से भी खून रिस रहा था। उसके जिस्म पर कई जगह दांतों से भी काटा गया था। यानी उस मासूम सी बच्ची के शरीर को बुरी तरह से बेदर्दी से तोड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि शायद इस सब के बाद आखिर में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीज़ें क्लियर नहीं थी। जैसा कि यह तो क्लियर किया गया था कि डॉक्टर मौमिता के साथ ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया था कि उसके साथ ज़बरदस्ती मौत से पहले हुई थी या उसके बाद। यानी यह हैवानियत जूनियर डॉक्टर के साथ जिंदा रहते हुए की गई थी या फिर उसकी लाश के साथ की गई थी। खैर, जब यह भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो डॉक्टरों का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया और फिर देखते ही देखते पूरे जीकर कॉलेज में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उन सब के सामने जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में यह लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर यह कहाँ सुरक्षित रहेगी। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जाने लगा कि आखिर असली मुजरिम को पकड़ा जाए। यूं ही अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो अचानक मामले को हाथ से निकलता देखकर कोलकाता पुलिस को तुरंत एक स्पेशल टीम गठित करनी पड़ी। इसके बाद इस केस की जांच शुरू की गई। यह मामला चीफ मिनिस्टर तक भी गया, साथ ही पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। और जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो धीरे धीरे इस दरिंदगी के कत्ल की कहानी सामने आई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल की जांच शुरू की जहां पर उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, क्योंकि उस सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिस कारण यह पता नहीं चल पा रहा था कि उस रात सेमिनार के अंदर क्या हुआ था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने पता लगाना शुरू किया कि उस रात जूनियर डॉक्टर कब कहाँ थी, किस इमरजेंसी वार्ड में उसकी ड्यूटी थी और नाइट ड्यूटी में उस जूनियर डॉक्टर के दोस्त कौन थे। सभी चश्मदीदों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर मौमिता ने आखिरी बार अपने उन 3-4 दोस्तों के साथ खाना खाया था। इसके बाद उन दोस्तों से भी पूछताछ की गई और सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि करीब 3 बजे के आसपास खाना खाने वो लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी। हॉल में ज़्यादा स्टाफ नहीं था, वह बिल्कुल नॉर्मल थी क्योंकि सेमिनार के अंदर कोई कैमरा नहीं था, इसलिए पुलिस ने सेमिनार के आसपास लगे कैमरों पर फोकस किया। इत्तेफाक से पुलिस को 2 ऐसे कैमरे मिल गए जो सेमिनार हॉल की एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने चश्मदीद के बताए गए समय के अनुसार यानी रात के 3 बजे से लेकर ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के समय यानी 8 बजे तक सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। उनमें से कई नर्स भी थी, कई जूनियर डॉक्टर भी थे, इसके अलावा कुछ और स्टाफ के लोग भी थे। इसलिए पुलिस के
सामने चुनौती यह थी कि अब उनमें से किस पर शक किया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद पुलिस ने इसका यह हल निकाला कि उस समय सीसीटीवी कैमरे में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें जो लोग नॉर्मल कपड़ों में गुजरे हुए दिखाई दे रहे थे, पुलिस ने उन सभी को अच्छे से चेक करना शुरू किया और साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ को, जो हेड को, सबको बुलाकर सीसीटीवी दिखाया। पुलिस ने एक चीज़ जो देखी कि उसमें जितने भी लोग वहाँ पर कैमरे में आते जाते दिखाई दे रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो स्टाफ का नहीं था। और जब बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति का नाम संजय है और यह अक्सर हॉस्पिटल में आता जाता रहता है और यहाँ पर जो बाहर से पेशेंट को यह एडमिट करवाता है उनसे मिलने के लिए भी आता है और उनसे उनके परिवार वालों की भी देखभाल करता है और इसीलिए यहाँ हॉस्पिटल में आता है। और यह संजय पुलिस की भी मदद करता था। घटनास्थल की जांच की गई तो उस समय मौका वारदात से जूनियर डॉक्टर की लाश के पास से पुलिस को उसका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के अलावा उस जगह पर एक नेक ब्लूटूथ भी मिला था, जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद यह जूनियर डॉक्टर का ही होगा क्योंकि उसका मोबाइल भी वहीं पर पड़ा था, लेकिन जब उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वह जूनियर डॉक्टर के फ़ोन से कनेक्ट नहीं हुआ। हालांकि उस दौरान भी पुलिस ने बहुत सारे लोगों के फ़ोन से उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी वह किसी भी फ़ोन से कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में अचानक पुलिस की नज़र संजय राय पर पड़ गई। करीब 3:20 के आसपास सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है था और उसके चलने से लग रहा था कि वह लड़खड़ा रहा है, शायद वह नशे में था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिस पर पुलिस की नज़र पड़ी थी वह यह था कि जब वह वहाँ से गुजर रहा था तो उसके गले में ब्लूटूथ नज़र आ रहा था, लेकिन जब वह सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहा था तब उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। लेकिन ठीक उसी तरह की एक नेक ब्लूटूथ पुलिस ने उस महिला डॉक्टर की लाश के पास से बरामद की थी और चेक करने पर पता चला कि वो ब्लूटूथ डॉक्टर की नहीं थी और इसके यह भी साफ हो गया था कि जिस व्यक्ति को भी यह ब्लूटूथ है कातिल भी वही है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया था, पुलिस ने उन सभी के फ़ोन को उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। अब संजय राय का चेहरा सामने आया था तो पुलिस के स्टाफ ने बताया कि वह अक्सर वहां पर आता जाता था और कोलकाता पुलिस तुरंत संजय राय को अरेस्ट कर लेती है और संजय उस समय भी नशे में था और जब पुलिस उसे पूछताछ कर रही थी तो उसने सवाल कुछ पूछ रही थी और वह जवाब कुछ और दे रहा था। लेकिन पुलिस को जो ब्लूटूथ घटनास्थल से मिला था, एक पुलिस वाला उस ब्लूटूथ को संजय के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और वह ब्लूटूथ संजय के फ़ोन से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब उसका नशा उतरता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, साथ ही उसके मोबाइल फ़ोन को भी चेक करती है और यह पता लगाया जाता है कि 8 और 9 अगस्त को वह कहाँ था। पुलिस उसके पूरे डाटा को खंगालती है और फिर पुलिस यह खुलासा करती है कि उस जूनियर डॉक्टर का कातिल और कोई नहीं है बल्कि यह संजय राय ही है। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त की रात को संजय हॉस्पिटल में पहुंचता है। इसके बाद वह हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान जगह में बैठकर देर रात तक शराब पीता है और फिर हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता रहता है। पुलिस का मानना था कि संजय सीसीटीवी कैमरे में उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था जिस तरफ सेमिनार हॉल है और फिर करीब 40 मिनट बाद वह वहां से निकलता हुआ भी दिखाई देता है। इसका मतलब यह था कि रात को जो कुछ भी हुआ है वह उन 40 मिनटों में ही हुआ है और वह ब्लूटूथ भी आरोपी की ही है। पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत है जो था वह थे ये ब्लूटूथ, जो कि वारदात के स्थान से मिली थी। संजय के गले में सेमिनार की तरफ जाते हुए ब्लूटूथ थी, लेकिन वहां से निकलते समय वह ब्लूटूथ उसके गले में नहीं थी। इसके बाद संजय राय को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जब उसके मोबाइल को अच्छे से चेक किया गया तो उसके मोबाइल में पोर्न फिल्मों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे उसकी मानसिकता का भी पता चलता है। वह शराब के साथ साथ पोर्न फिल्में भी देखने का आदी था और इतनी शराब पीता है कि होश में ही नहीं रहता। इसके बाद जब उसकी फैमिली बैकग्राउंड को खंगाला गया तो पता चला कि उसकी एक माँ है, लेकिन वह अपनी माँ की भी देखभाल नहीं करता है। एक बहन भी है, लेकिन वह भी उसकी बुरी आदतों की वजह से उससे कोई वास्ता नहीं रखती। संजय राय ने 4 शादियाँ की है, जिसमें से 3 पत्नियाँ उसकी बुरी आदतों और हरकतों की वजह से उसे छोड़कर भाग गई।
गई, जबकि चौथी पत्नी किसी बीमारी के चलते 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। बहुत से लोग और रिश्तेदार यही समझते थे कि वह पुलिस में नौकरी करता है, क्योंकि उसने सबको यही बता रखा था कि वह पुलिस में डिपार्टमेंट में है और वह पुलिस में नौकरी करता है। एक तरह से वह मुखबिर का काम किया करता था वह पुलिस के लिए। संजय राय को अरेस्ट करने के बाद कोलकाता पुलिस ने खुलासा किया कि इस केस को सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन अब इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या पूरे घटनाक्रम में वह अकेला था, क्योंकि कॉलेज के सभी जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ एक होनहार हष्ट-पुष्ट लड़की थी, जबकि संजय राय एक दुबला पतला सा व्यक्ति है। और सबसे बड़ी जो बात है कि इशारा करती है कि इस दरिंदगी में संजय अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी कोई लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर मौमिता थी वो एक हष्ट-पुष्ट लड़की थी और एक हष्ट-पुष्ट लड़की को इस तरह से एक पतला दुबला आदमी काबू में नहीं कर सकता था। अकेला व्यक्ति जूनियर डॉक्टर पर काबू नहीं कर सकता था। संजय ने सेमिनार में जाकर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब जूनियर डॉक्टर ने उसका विरोध किया होगा तो फिर संजय ने उसके किसी भारी चीज़ से मार दिया होगा, तो जिससे वह बेहोश हो गई। पुलिस का कहना था कि हो सकता है उसके बेहोश होने के बाद ही संजय ने जूनियर डॉक्टर के साथ हैवानियत की हो, यानी कि डॉक्टर के मौत के बाद उसके साथ दरिंदगी की हो, क्योंकि सारी चीज़ें को देखते हुए उसके जीते जी उसके साथ ज़बरदस्ती करना संजय के लिए पॉसिबल नहीं था। और फिर दूसरी थ्योरी यह है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग भी शामिल थे, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर एक से ज़्यादा लोग थे तो फिर वे कौन थे? क्या हॉस्पिटल के स्टाफ थे या कोई और थे, या फिर उस डॉक्टर के अपने ही दोस्त थे? ये संजय की तरह ही कई शराबी लोग थे, लेकिन अभी यह सारी चीज़ें चल रही थी। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या पुलिस जो बता रही है वही पूरा सच